Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, and in today's lecture we will continue our discussion about atomic scattering factor. And in our previous lecture we were discussing about this topic, atomic scattering factor और एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। और इस तरह की हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी, और इन इक्वेशंस के बेस पे आगे हम फर्दर डिस्कशन अभी करेंगे। इस तरह की हमारे पास इक्वेशन जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था वो था हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6, जो कि फेज डिफरेंस देती है दो स्कैटर्ड जो हमारे पास एक्सरेज थी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कुछ इस तरह का होगा। ओके और ये सब डिस्कशन हम कल कर रहे थे कि इस तरह का हमारे पास कोई एटम है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में है। ओके तो यहाँ से ये इंसिडेंट एक्सरे बीम है जो कि एटम के ऊपर फॉल होती है या उसके किसी एलिमेंट के ऊपर फॉल होती है, और यहाँ से एक इंसिडेंट बीम है जो किसी इलेक्ट्रॉन पे फॉर्म होती है जो कि ओरिजिन पे प्लेस किया गया है इस एटॉमिक कन्फिग्रेशन पे, जिस ये स्फेरिकल कन्फिग्रेशन के सेंटर पे प्लेस किया गया है। और यहाँ से जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं, इस तरह का डिस्कशन हम कर रहे थे कि किस तरह से इन दोनों जो स्कैटर्ड एक्सरेज इनके बीच का पाथ डिफरेंस हमने कल फाइंड आउट किया था, और उस पाथ डिफरेंस का यूज करते हुए हम फेज डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट फेज डिफरेंस फाई इज 2 पाई बाई lambda into the path difference, and path difference is given by this equation number 4, that vector r dot vector n, where vector r is the like translation vector which join the two lattice point, and vector n is the normal vector which is shown in this figure here, normal स्कैटरिंग नॉर्मल यू कैन से इट। और इस तरह का जो चूंकि हम ये मान के चलते हैं आइडियली कि जो हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आइडियली 0 हम एज्यूम करके चलते हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। पर आइडियल सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा इज ऑलवेज फॉर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केवल और केवल तभी करेंगे जब उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दैट एक्सरेज। ओके तो इस तरह से ये कंडीशन हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं बाय द कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 4 and 5 वी हैव दिस रिजल्ट, और इस रिजल्ट को आगे हम जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर हम स्टडी करेंगे तो जो हमारा अपकमिंग टॉपिक है तो वहाँ हम इस रिजल्ट को यूज करने वाले हैं। सो रिमेंबर दिस। और इस तरह का इक्वेशन हमने कल एक्वायर कर लिया था, दैट फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्कैटर्ड एक्सरेज, the phase difference between these two scattered X-rays is given by this phi r, and is 2 pi by lambda vector r dot vector n, and this is my equation number 6. Okay, so let now consider the scattering amplitude from the point electron in the direction, I repeat it, लेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यानी इस तरह का जो एम्पलीट्यूड यहाँ से जो स्कैटरिंग हुई है वेव, यहाँ से जो स्कैटर्ड हुई है उस वेव का एम्पलीट्यूड, लेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट इलेक्ट्रॉन दिस, ये जो यहाँ से स्कैटर्ड हुई है एक्सरे, ओके पॉइंट इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड हुई है एक्सरे, सो लेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फ्रॉम द पॉइंट इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ n2 cap, which is the normal which is the unit vector into the direction of scattering X-rays, be written in this form: a exponential iota kx minus omega t। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये इक्वेशन आपको एक वेव इक्वेशन की याद दिलाती है, जिसमें जो हमारी वेव है वो
एम्पलीट्यूड ए के साथ इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं वो ए है, और इस वेव का जो वेव वेक्टर है वो के है। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और ये किसी इंस्टेंट टाइम टी पर ये मेजर की गई हैं चीजें। तो ये इक्वेशन जो है वो सिंपली अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एक वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ओके, और जो एम्पलीट्यूड अगर आप मेजर करते हैं तो एक्चुअली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एक्चुअली में एक वेव इक्वेशन है। तो जो जो स्कैटर्ड हुई है वेव यहाँ से इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन ओ से, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्लेस है इस पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट ओ पर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्लेस है इससे जो स्कैटर्ड हुई है एक्सरे, उसके एम्पलीट्यूड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से लिखा गया है, और इसको आप जानते हैं कि ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। तो उस वेव का एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुई है उस वेव के एम्पलीट्यूड को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, where x is the distance covered along the vector n2 cap and k is the wave number or wave vector. Okay, so then the scattering amplitude from the charge element rho r dv or from the atom in the same direction will be proportional to the magnitude of the charge and will contain the phase factor e to the power iota phi r, that is its form will be this। कैसे? देखिए, ये मेरे पास उस वेव का इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुई है, और मैंने इसमें एक ये वाला फैक्टर ऐड कर दिया आयोटा फाई आर। क्यों ऐड किया? देखिए, इस वेव के इक्वेशन को देखिए, और मैं अभी आपको कहता हूं कि ये वाला मैं फैक्टर अभी यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फैक्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो ये है ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इस इक्वेशन है ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी रो आर डी वी। यानी ये जो वेव का इक्वेशन है, ये जो स्कैटर्ड वेव का इक्वेशन और ये स्कैटर्ड वेव का इक्वेशन मुझे ये दिखा रहा है कि ये वेव स्कैटर्ड हुई है इलेक्ट्रॉन से, और ये वेव स्कैटर्ड हुई है इस वॉल्यूम एलिमेंट से रो डीवी। ये जो मेरे पास इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट है इससे वो वेव, और इन दोनों वेव्स के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इफ आई रिमूव दिस फैक्टर फ्रॉम हियर, तो ये अगर फैक्टर मैं यहाँ से छुपा लूं तो ये दोनों वेव इक्वेशन मुझे सिंपली ये जानकारी देती है, ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि इस वेव का, ये जो वेव है ये स्कैटर्ड वेव है इलेक्ट्रॉन से, और ये जो वेव है ये स्कैटर्ड है एटम से, चूंकि वो एटम का जो चार्ज है वो यहाँ लिखा हुआ है। और सिंपली इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और यही तो हम आइडियल सिचुएशन अज्यूम करके चलते हैं कि आइडियली इन दोनों वेव्स के बीच में जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये प्रूफ कर चुके हैं, मैथमेटिकली एनालिसिस के थ्रू हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो हमारे पास दो वेव्स हैं उनके बीच में इतना फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस कंडीशन को कंसीडर करते हुए जो स्कैटर्ड एक्सरे का इक्वेशन होगा इज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम इज दिस, क्योंकि प्रैक्टिकली ये फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और इस फेज डिफरेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मेरे को यहाँ फेज डिफरेंस, इस इक्वेशन में मुझे फेज डिफरेंस कंसीडर करना है तो मुझे आयोटा फाई आर से यहाँ ऐड करना पड़ेगा, आयोटा कॉमन चला जाएगा, तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई आर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखें तो सिंपली कोई भी, किसी को भी आप देखने को बोले इन दोनों इक्वेशन को, तो वो कहेगा कि हाँ, इस वेव के बीच में और इस वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई आर है। ओके, जो आइडियली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जो आइडियली एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास वेव इक्वेशन है स्कैटर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज माय वेव इक्वेशन व्हिच इज स्कैटर्ड फ्रॉम द इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट, और यू कैन से इट एज फ्रॉम द एटम।
ओके, और यही हमें चाहिए था। हमारे पास जो स्कैटरिंग फैक्टर है, जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है एफ को अगर हमें यहाँ डिफाइन करना है तो एक्चुअली हमें दो ही चीजें चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों चीजें आपके पास हैं। ये देखिए, दिस इज द amplitude which is scattered from an electron, this is the amplitude which is scattered from the atom. Okay, so you can simply define df, which is the atomic scattering factor for the infinitesimal volume element dv. Okay, so therefore the ratio of the amplitude of the radiation scattered from the charge element or by the atom to the scattered by a point electron at origin is given by this equation. That is this amplitude is scattered from the atom and this amplitude is scattered from the electron, and the ratio of these two give me the scattering factor or atomic scattering factor or form factor. Okay, so simply divide this equation by this. So this, okay, you can easily see that a exponential iota kx minus omega t is get cancelled here, and we are left with df equals to exponential iota phi r rho r dv. This is my equation number 7. This is my equation number 7. Okay, so thus the ratio of the amplitude from the whole atom. Okay, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है ये केवल इस ये जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हमारे पास आया है df, उस पूरे एटम के इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट के कारण आया है। ओके, और अगर हमें पूरे एटम के वजह से ये स्कैटरिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है तो क्या करना चाहिए, हमें इस पूरे जो वॉल्यूम है एटम का उसके ओवर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इंटीग्रेट हमने यहाँ किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमें दिया f, और इंटीग्रेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 7 के राइट हैंड साइड को, तो वो मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो आर एक्सपोनेंशियल आयोटा phi r and dv. This is my equation number 8. Okay, where v is the volume of the atom or whole volume of the atom. Okay, so let's see it. Since electrons in the atom have spherically symmetric charge distribution, rho r is a function of r only. Okay, rho r is a function of r only. Using spherical polar coordinate system, dv can be written as 2 pi r square sin phi d phi dr. Okay, because we consider this angle as this angle is theta, this is phi, and this is r, because r is here, this, because rho r is a function of r only. So using spherical polar coordinate system, और spherical polar coordinate system जब हम यूज करते हैं तो जो वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं वो कुछ इस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी आर। एक्चुअली ये जो वॉल्यूम है ये ओरिजिनली होना चाहिए आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा, और डी थीटा का जो चेंज है वो 2 पाई तक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ कर दिया गया है। 2 पाई जो थीटा की लिमिट्स हैं उसको यूज कर दिया गया है, तो 2 पाई ये उसी फैक्टर की वजह से, नहीं तो ओरिजिनली ये होना चाहिए आर स्क्वायर साइन फाई डी आर, और प्रैक्टिकली हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ओके, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन फाई एंगल हमने चूंकि ये कंसिडर किया है, इस एंगल को हमने फाई कंसीडर किया है। ओके, तो इस वजह से हमने इस वॉल्यूम एलिमेंट को इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को हमने यूज किया, और जो वॉल्यूम हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। और n जो वेक्टर है जिसको हम
स्कैटरिंग नॉर्मल कहते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 sin थीटा है। ये कहाँ से आया? ये इस फिगर को फिर से हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं और देखते हैं कि एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास वेक्टर है एन कैप और इसका जो रिजल्टेंट है मेरे पास जो एन कैप वेक्टर का वैल्यू है वो एन कैप वेक्टर को यहाँ इस तरह से डिफाइन किया है n2 कैप माइनस n1 कैप। ओके, अब देखिए कि अगर मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को n कंसीडर कर लूं, ओके, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो n हुआ। इसका मतलब ये इस वेक्टर का नॉर्मल बाइसेक्टर है। ये जो प्लेन है, ये डॉटेड जो प्लेन है इस वेक्टर का नॉर्मल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह से मैं कहूं कि मैं यहाँ लिखूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो चूंकि ये एक नॉर्मल बाइसेक्टर है, ये जो डॉटेड प्लेन है इसका इस वेक्टर का एक नॉर्मल बाइसेक्टर है और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने n कहा है, तो ये वाला हिस्सा भी हुआ n/2 और ये वाला हिस्सा भी हुआ n/2। ये हुआ यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी n/2 और यहाँ से यहाँ तक भी n/2। अब आप इस ट्रायंगल को यूज करके देखिए, इस ट्रायंगल को यूज कर दिए तो जो यहाँ से आप साइन थीटा निकालेंगे जब, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। ओके, और ये आपका लॉन्ग हुआ, ये बेस हुआ। तो आप साइन थीटा को जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा n/2 ओवर n2 कैप, और n2 कैप का मैग्नीट्यूड आपको पता है, चूंकि एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। यानी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n/2, साइन थीटा इक्वल्स टू n/2, और n की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा। ओके, यानी इस ट्रायंगल को अगर मैं यूज करूं और यहाँ से मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं तो साइन थीटा जो आएगा वो इस तरह का आना चाहिए। साइन थीटा जो आना चाहिए वो इस तरह आना चाहिए दैट n/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, इस तरह आना चाहिए। और आप ये जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू n/2 और n2 कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 साइन थीटा। यानी इस नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2 साइन थीटा। तो यही हम यहाँ रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं दैट dv इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई dr 2 पाई r स्क्वायर साइन फाई d फाई dr। ये वॉल्यूम एलिमेंट जो इनफिनिटिसिमल वॉल्यूम एलिमेंट है उसको मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और n की वैल्यू अभी हमने डिड्यूस की जो है 2 साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से उठाइए और इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 8 को यूज कीजिए और यहाँ पुट करते हैं। ओके, so let's do this calculation and we have from here and this phi r की और वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं। phi r भी हमने ये इक्वेशन मुझे phi r देती है that 2 pi by lambda vector r dot vector n, this is my equation number 6। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं यूज कर लेता हूँ और इस इक्वेशन को यूज करने से ये phi r, the phase difference between the two scattering X-rays is 2 pi by lambda vector r dot vector n। और चूंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ rn cos phi, because the angle between these two vectors is phi। Look at here, this is my vector r and this is my vector n, this is the direction of my vector r and this is the angle between these two, phi। So the dot product of these two vectors, vector r dot vector n, can be written as that 2 pi by lambda same rn cos phi। The dot product of these two vectors, vector a dot vector b is equals to ab cos theta, because angle is phi, so ab cos phi, rn cos phi। Okay, and 2 pi by lambda same
R is same, and the value of n, as we calculated here, the value of n is 2 sin theta, and cos phi is same. So actually the phase difference between the two scattered X-rays is 4 pi by lambda. 2 is multiplied by 2 gives you 4 pi over lambda r sin theta and cos phi. R sin theta and cos phi. Okay, and let us write this function 4 pi by lambda and sin theta, 4 pi by lambda and sin theta as mu. Okay, mu is 4 pi by lambda into sin theta. Okay, so let us write this phi r as mu r cos phi. 4 pi by lambda and sin theta is written as mu. So phi r will become mu r cos phi. This is my equation number 10, which gives me the value of phi r. So now look at this equation. Equation number, if we calculate the atomic scattering factor F, we have the value of rho e to the power iota phi r and dv. We have dv here, we have calculated the value of phi r also, and have the value of rho r. So let us, using these results obtained from equation 9 and 10, and put these results into equation number 8. हम इक्वेशन नंबर 8 में इन रिजल्ट्स को पुट कर रहे हैं. ओके, सो द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F इज गिवन बाय लिमिट्स ऑफ R इज टेंडिंग फ्रॉम 0 to infinity, क्योंकि जो एटम है जैसे जैसे आप उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे उसका साइज बढ़ेगा. साइज बढ़ने का मतलब है उसकी रेडियस इंक्रीज होगी, और जो फाई का वेरिएशन है वो 0 to पाई जाएगा. ओके, रो r इज सेम e to the power iota mu r cos phi, which is the value of phi r. This equation number 10. Using equation number 10, we have the value of mu r cos phi, which is the value of phi r, and this is the value of dv, 2 pi r square sin phi d phi dr. Okay, and now F is integration 0 to infinity 4 pi r square rho r sin mu r over mu r. Why mu r over mu r? Because this integration 0 to pi exponential iota mu r cos phi sin phi d phi gives you 2 sin mu r over mu r. कैसे? आप सिंपली क्या करें कि cos phi को आप t कंसीडर कर लें. जैसे हम इंटीग्रल कैलकुलेशन में 12th स्टैंडर्ड में आपने कहीं ना कहीं इस तरह के लॉजिक्स स्टडी किए हैं कि इसको आप टी मानिए, और फिर इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो वापस जो आपके पास वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह की फॉर्म की आती है. दैट दिस इंटीग्रेशन 0 to pi ओके एक्सपोनेंशियल आयोटा म्यू आर cos phi and this sin phi d phi gives you 2 sin mu r over mu r. So let us put in place of this integration 2 sin mu r over mu r into this equation. Okay, we have atomic scattering factor, the value of the atomic scattering factor F is equals to r equals to 0 to infinity 4 pi r square. Okay, because this 2 is multiplied by 2, so it gives you 4 pi r square. 4 pi r square, rho r is same, and sin mu r over mu r coming from the integration of this function. Okay, this is my equation number 11. Okay, and this is the general expression for the atomic scattering factor. This expression gives me the general solution for the atomic scattering factor. Okay, this is some special cases that if theta tending to 0, so mu tending to 0. Why mu tending to 0? Because look at here, mu and relation between the mu and theta. As mu tending to 0 from this equation, as mu tending to 0, definitely theta tending to 0. Okay, so if theta tending to 0, then mu should be tending to 0, as mu equals to 4 pi by lambda sin theta. This equation.
ओके, तो जब इस तरह का केस आएगा कि थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, और तो डेफिनेटली जो म्यू है जिसको हमने ये वैल्यू कंसीडर की है 4 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा, ये वैल्यू भी 0 को अप्रोच करेगी। और इस कंडीशन में जो साइन म्यू आर ओवर म्यू आर है, चूंकि जो म्यू की वैल्यू है, जो म्यू है वो थीटा पे डिपेंड करता है। ओके, तो एक्चुअली ये इक्वेशन जो लिखी है वो होनी चाहिए साइन 4 पाई बाई लैम्डा साइन थीटा इंटू आर, ये वाला होना चाहिए। तो साइन के एंगल में आप जानते हैं जब भी साइन का एंगल 0 की तरह अप्रोच करता है तो साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू हमें 1 देती है। साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू हमेशा हमें 1 देती है। तो इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं अंडर दीज कंसिडरेशंस। ओके, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं और वापस हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 11 को। तो जब इन रिजल्ट्स को हम यूज करते हैं, जब थीटा टेंडिंग टू 0 तो म्यू टेंडिंग टू 0, और वहां से जो रिजल्ट आता है वो साइन म्यू आर ओवर म्यू आर की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ टेंड करती है इन कंडीशन, इन कंसिडरेशंस के अंडर। तो इक्वेशन नंबर 11 जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये कैसी हो जाएगी? f लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, is integration 0 to infinity same 4 pi square rho r dr. And what is this? This integrand represents the charge inside a spherical cell of radius r and thickness dr. This equation represents the total charge inside a spherical cell of radius small r and thickness dr. Okay, and hence the integral gives the total electronic charge stored inside an atom, that is Z. Hence the this integrand gives the total electronic charge stored inside the atom, and the total electronic charge which is inside any atom is equal to its atomic number, that is equals to the number of protons exist in the nucleus, and also equal to the number of electrons which is uniformly distributed or into the spherical symmetric way in this particular case for calculating the atomic scattering factor from an atom. Okay, so this is the whole calculation. And equation number 11 in this case gives me the atomic scattering factor. This is the general expression for the atomic scattering factor. Okay, so this is all about the atomic स्कैटरिंग फैक्टर। और जो आइडिया हम यहाँ लेके चले थे कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर की वैल्यू है एफ की जो वैल्यू है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एफ की वैल्यू, वो हमेशा जेड से कम प्रैक्टिकली हम ये रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस से प्रूफ भी करते हैं और इसके बाद इसके ऊपर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुए, जिससे ये बात वैलिड हुई कि हाँ जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का उसका कम होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। हमने एक लाइन यहाँ लिखी थी कल कि that in general f is less than z and it approaches z in the limiting case। वो लिमिटिंग केस कौन से होंगे? उन लिमिटिंग केस को ही हम आइडियल केस कह रहे हैं, जिनमें जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर f की वैल्यू है वो z के इक्वल होती है। लेकिन वो केवल वो केस होंगे जिनमें जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं वो डिफ्रैक्शन पीक्स फोटोग्राफिक जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है वहां दिखाती होंगी, यानी इन स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता होगा। उन्हीं केसेस में केवल ये वैलिडेशन हो सकता है कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर f की वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर z को अप्रोच करे, नहीं तो प्रैक्टिकली हमेशा जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर f की वैल्यू है वो z से
कम रहती है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना चाहिए फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो होल डिस्क्रिप्शंस आपने किया है इस टॉपिक में, वो पूरा का पूरा आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, and meet you into the next one, where we will discuss about a new concept, that is geometrical structure factor for different lattices, that is geometrical structure factor for simple cubic cell, lattice cell, and geometrical factor for the body centered cubic lattice, and geometrical structure factor for the face centered cubic. And there are many conditions there. So meet you into the next one, and thank you for now.